क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ वेक्टर। पहले वेक्टर क्या होता है? वेक्टर का मतलब है कि मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो जैसे कि हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए डेंसिटी, ऑप्शन बी मास, ऑप्शन सी स्ट्रेन, ऑप्शन डी वेट। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन है जिसका डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड यानी कि नंबर भी होता है? बताइए। ऑप्शन डी वेट, क्योंकि जब कोई भी वेट होता है, जैसे कि कोई बुक होता है, तो उसका एक वज़न भी होता है, यानी कि कुछ ग्राम में होता है, और इसके साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे लगता है वेट की वजह से। तो यहाँ पर हमारे पास डी ऑप्शन है वेट, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी रखता है और डायरेक्शन भी है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द वेव नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इलस्ट्रेटेड बाय इट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो वेव प्रॉपर्टी है वो किस वजह से डिस्कवर की गई, यानी कि इलेक्ट्रॉन की वेव प्रॉपर्टी को किसके ज़रिए डिस्कवर किया गया था? ऑप्शन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन बी कॉम्पटन इफेक्ट, या ऑप्शन सी पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, या ऑप्शन डी डायफ्रैक्शन। तो बताइए ऑप्शन कौन सा आता है? बताइए। पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जानते हैं। ऑप्शन ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो जब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास किया जाता है मैटर पर, यानी कोई पार्टिकल पर, तो उससे इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, तो उसे फोटो मीन लाइट इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। यानी कि रेडिएशन को पास किया गया एक चीज़ पर, एक मैटर पर, उसे इलेक्ट्रॉन इमिट की गई है रेडिएशन के ज़रिए। तो ये तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गई, ये तो नहीं है। ऑप्शन बी कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट जब कोई एक्सरे या दोबारा कोई रेडिएशन कोई चीज़ को हिट करती है एटम को, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से रिलीज़ होंगे, और वो वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन जो रिलीज़ होते हैं और उसके बाद जो रेडिएशन है उसके जो वेवलेंथ होती है वो डिक्रीज़ होती है। बिल्कुल जब पहले हिट करेगा पार्टिकल को तो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, लेकिन हिट करने के बाद जब आगे लाइट रिफ्लेक्ट होगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ बहुत कम ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा होगा फ्रिक्वेंसी कम होगी। तो इस इफेक्ट को कॉम्पटन इफेक्ट कहा जाता है। तो क्या ये हमारे पास ये ऑप्शन आता है? बताइए। ये भी नहीं आता। ऑप्शन सी पेनिट्रेटिंग इफेक्ट। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट जब कोई चीज़ में रेडिएशन जब अंदर जाते पेनिट्रेट कर जाते, ये भी नहीं। ऑप्शन डी डिफ्रैक्शन। जी हाँ, डिफ्रैक्शन जब इलेक्ट्रॉन को जब एक होल को से पास किया गया तो वहाँ पर वेव से बन गए। तो डिफ्रैक्शन ने क्या साबित किया कि इलेक्ट्रॉन है वेव नेचर का भी परफॉर्म करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन वेव भी होता है। और इसके अलावा डिब्रोगली एक्सेंटेस्ट डिब्रोगली इक्वेशन भी ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का भी होता है, इलेक्ट्रॉन वेव की शक्ल में भी होता है। तो हमारे पास ऑप्शन डी डिफ्रैक्शन इज़ द राइट ऑप्शन। तो इस एमसीक्यूज में आपको 3 चीज़ें और आपने जाना है इनके बारे में। द बेस्ट शील्ड अगेंस्ट एक्सरे टू ऑब्जर्व इट, यानी कि एक्सरे को ऑब्जर्व करने के लिए कौन सा बेस्ट शील्ड होता है। यानी कि मेडिकल में एक्सरे रूम में क्या होता है, एक्सरे ख़तरनाक होते हैं, डेंजरस होते हैं। तो हम कौन सा ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जो प्रोटेक्ट करे पेशेंट को भी, और जहाँ पर एक्सरे एक्सपर्ट जो होते हैं वहाँ पर खड़ा होता है, तो कौन सा शील्ड इस्तेमाल कर सकते हैं? ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी स्टील, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी कॉपर। बताइए, ये भी बहुत बार आ चुका है। एक्सरे को कौन ऑब्जर्व कर सकता है? ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 10 के कौन सा ऑप्शन आया? ऑप्शन ए लीड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, कन्वर्जन ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट टू द डायरेक्ट करंट, यानी कि AC टू DC कन्वर्ट करिए, कौन सा हमारे पास डिवाइस होना चाहिए? इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से लिया गया है। बताइए। ऑप्शन ए एम्पलीफिकेशन, ऑप्शन बी रेक्टिफिकेशन, ऑप्शन सी मॉड्यूलेशन, ऑप्शन डी बोले में। तो कौन सा प्रोसेस के जरिए हम कन्वर्ट करते हैं? ऑप्शन बताइए। तो आपने पहले भी एमसीक्यूज में पढ़ा है, बताइए। ऑप्शन बी रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन में क्या होता है कि AC को DC में कन्वर्ट करते हैं, AC करंट को DC में कन्वर्ट करते हैं। और एम्पलीफिकेशन किसे कहते हैं? एम्पलीफिकेशन जब स्मॉल सिग्नल को बड़े सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको एम्पलीफिकेशन कहा जाता है। और जो
मॉड्यूलेशन होता है, मॉड्यूलेशन कैसे कहते हैं, जब डेटा को रेडियो वेव में कन्वर्ट करते हैं तो इसे मॉड्यूलेशन कहा जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन है, बताइए, रेक्टिफिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 38, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, ये तो मैंने आपको बताया है, स्मॉलेस्ट। ये तो आपको याद होना चाहिए कि पहले किसकी वेवलेंथ सबसे कम है और फिर दूसरी की। जब वेवलेंथ कम हो तो बताइए फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी, चलिए ये भी कमेंट कीजिएगा। जब वेवलेंथ ज़्यादा हो तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इज माइक्रोवेव। अच्छा, माइक्रोवेव की स्मॉलेस्ट वेवलेंथ है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होते हैं, जैसे कि नाम से ज़ाहिर होता है, जियो मीन अर्थ, स्टेशनरी रेस्ट, यानी कि वो सैटेलाइट जो अर्थ के साथ रेस्ट में होते हैं। ऑप्शन ए स्टेशनरी टू द स्पीड ऑफ द अर्थ, या ऑप्शन बी रोटेटिंग विद रिवॉल्विंग, या ऑप्शन सी रोटेटिंग वेरी फास्टली, ऑप्शन डी रोटेटिंग वेरी स्लोली। तो बताइए, मैंने आपको पहले बताया कि स्टेशनरी टू द स्पीड ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ के साथ स्पीड में स्टेशनरी होते हैं, सेम स्पीड के साथ ये रिवॉल्विंग करती है, तो इसलिए जैसे ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि ये रेस्ट की हालत में हो अर्थ के साथ। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास यहाँ पर कौन सा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है इनमें से, बताइए। ऑप्शन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ऑप्शन बी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ऑप्शन सी मैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन डी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बताइए, राइट ऑप्शन इज, बताइए। हमारे पास राइट ऑप्शन है मैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है उसका डायरेक्शन होता है, और इसके अलावा ग्रेविटेशनल फील्ड का भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है ये भी एक ख़ास डायरेक्शन में होता है। तो यानी कि मैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड इसकी वैल्यू होती है, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन इज सी, मैग्नेटिक इंडक्शन। द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी जो प्रोजेक्टाइल जो मोशन होता है, कर्व जो मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी होगी, बताइए। राइट ऑप्शन इज, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी मिनिमम, ऑप्शन सी मैक्सिमम, ऑप्शन डी इन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो बताइए, जब प्रोजेक्टाइल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाता है तो हमारे पास उसकी वेलोसिटी जो होती है 0 होती है, स्पीड 0 होती है, लेकिन वाई वर्टिकल लाइन पर और एक्स एक्स पर उसकी फिर भी मोशन स्पीड 0 नहीं होती। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ मैक्सिमम हाइट के बारे में बात बताई जा रही है और कंपोनेंट की बात नहीं बताई जा रही है। तो सिंपल हमारे पास ऑप्शन है ए 0, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होती है। अगर हम कोई बॉल ऊपर फेंकते हैं तब भी अगर मैक्सिमम हाइट पर बॉल पहुंच जाता है तब वो इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन की भी मैक्सिमम हाइट पर 0 है, ऑप्शन ए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, लेंस लॉ इज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। लेंस लॉ जो होते हैं वो किसके लॉ ऑफ कंजर्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। लेंस लॉ में क्या बताया जाता है कि जब करंट प्रोड्यूस होता है किसी भी कॉइल में तो उसमें एक ऐसा डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन करंट मूवमेंट करेगा कि जब आप आगे मैग्नेटिक को अंदर आगे ले जाएंगे उसके सामने तो उसको रेजिस्ट करने के लिए उसका डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। तो हमारे पास ये सिंपल से आप ये रटा कर ले कि लेंस लॉ इज अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ। लेंस लॉ ये सजेस्ट करते हैं कि इट इज़ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ व्हाट। ऑप्शन ए चार्ज, ऑप्शन बी करंट, ऑप्शन सी एनर्जी, ऑप्शन डी मैग्नेटिक फील्ड। तो लेंस लॉ जो है ये कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी को सेटिस्फाई करती है, यानी कि लेंस लॉ डिफाइन करती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है उसमें एनर्जी की लॉ ऑफ कंजर्वेशन होती है। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या है ऑफ द एनर्जी, कि एनर्जी नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती और न ही आप बना सकते हैं, बल्कि एनर्जी एक शेप से दूसरे शेप में आप सिर्फ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को लेंस लॉ सेटिस्फाई करती है। क्वेश्चन नंबर 21, द नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर इन x इज इक्वल टू 10.00300 r, यानी कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर वो फिगर होते हैं जिसकी इंपॉर्टेंस होती है, आप उसको रिप्लेस या ख़त्म नहीं कर सकते। तो यहाँ पर कितने नंबरों का इंपॉर्टेंस है। ऑप्शन ए 7 नंबर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है, या ऑप्शन बी 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स है,
या ऑप्शन सी 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, या ऑप्शन डी 3। तो बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, बताइए। राइट ऑप्शन इज ए 7, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर में ऑल डिजिट जो नॉन ज़ीरो होते हैं वो आप सिग्निफिकेंट फिगर में शुमार करते हैं, और दूसरे जब ज़ीरो दो नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान होते हैं, जैसे कि 1001, तो 1 के दरमियान 00 आ गए तो 00 भी सिग्निफिकेंट फिगर में आते हैं। और इसके अलावा जब ज़ीरो लेफ्ट साइड पर होते हैं तब भी। तो हमारे पास ये कुछ रूल्स है फिजिक्स में, आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो यहाँ पर हम किसी को भी रिप्लेस या डिलीट नहीं कर सकते। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए 7 सिग्निफिकेंट फिगर। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, मिनिमम नंबर ऑफ द फोर्सेस दैट कीप द बॉडी इन द इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट वो स्टेट होता है जहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। तो क्या होता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में मैक्सिमम कितने फोर्स एक बॉडी पर लगाए जा सकते हैं जो बॉडी को इक्विलिब्रियम में रख सकते हैं। तो बताइए, ऑप्शन ए 3 फोर्सेस, ऑप्शन बी 4 फोर्सेस, ऑप्शन सी 1 फोर्स, या ऑप्शन डी 2 फोर्सेस। बताइए। राइट ऑप्शन इज, बताइए, डी 2 फोर्सेस, क्योंकि जब 2 फोर्सेस को आमने सामने लगा दिए जाते हैं, सेम फोर्स यानी फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन और दूसरी फोर्स का भी 5 न्यूटन, लेकिन उसका डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, यानी एक बंदा एक डायरेक्शन में और दूसरा बंदा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, फोर्स लगाता है, तो बॉडी वहाँ से नहीं हिलेगी। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी 2 फोर्सेस। द आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, यानी कि हाइड्रोजन एटम से अगर हम या मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहे एटम से, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, पोटेंशियल एनर्जी। बताइए। ऑप्शन ए 1.36 वोल्ट, ऑप्शन बी 10.2 वोल्ट, ऑप्शन सी 13.6 वोल्ट, ऑप्शन डी 5.7। बताइए। राइट ऑप्शन इज, बताइए, ये तो फिजिक्स टॉप में वाज़ेह तौर पर क्लियर तौर पर दिया गया है। बताइए, ऑप्शन सी 13.6 वोल्ट एनर्जी रिक्वायर है। हमारे पास राइट ऑप्शन इज सी। साउंड वेव कैन नॉट बी, साउंड वेव कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकते। ऑप्शन ए पोलराइज्ड, ऑप्शन बी रिफ्लेक्टेड, ऑप्शन सी रिफ्लेक्टेड, ऑप्शन डी डायफ्रैक्टेड। तो कुछ ऐसे एमसीक्यूज है जो आप लोगों को रटा होना चाहिए, आप लोगों को याद होना चाहिए, ताकि जब एमसीक्यूज आ जाए तो आप बिल्कुल आसानी से हल कर सके, क्योंकि 90 मिनट्स होंगे और 100 एमसीक्यूज होंगे। तो आपने क्या करना होता है, आपने एमसीक्यूज को कुछ रटा करना होता है, जो जैसे कि यहाँ पर एमसीक्यूज सिंपल से बात है, साउंड वेव कैन नॉट बी। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आता है, पोलराइज्ड, क्योंकि साउंड वेव जो है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव जो है पोलराइज किए जाते हैं, जैसे कि लाइट जो है ट्रांसवर्स वेव है वो पोलराइज किए जाते हैं, लेकिन साउंड वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव है, पोलराइज नहीं की जा सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। द स्पीड ऑफ द साउंड इन मेटल इज अप्रोक्सीमेटली डैश। जैसे कि हम जानते हैं कि द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो होता है 330 मीटर पर सेकंड होता है। तो मेटल में कौन सा होगा यहाँ पर, ऑप्शन ए 1500 मीटर पर सेकंड, 5000 मीटर पर सेकंड, 330 मीटर पर सेकंड एंड 50 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है, द स्पीड ऑफ साउंड इन मेटल इज, कौन सा ऑप्शन आता है, बी 5000 मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर जो है वो किस प्रिंसिपल बेस पर चलता है या फंक्शनल होता है। ऑप्शन नंबर ए म्यूचुअल इंडक्शन पे, ऑप्शन नंबर बी सेल्फ इंडक्शन पे, ऑप्शन नंबर सी मोशनल ईएमएफ पे, या ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस। जैसा कि हम जानते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, दो कॉइल साथ रखे जाते हैं, जब एक कॉइल में करंट को चेंज किया जाता है तो वो दूसरी कॉइल में भी करंट चेंज करने का काज होता है, जिसमें करंट प्रोड्यूस करता है। और सेल्फ इंडक्शन में क्या होता है, एक ही कॉइल होता है, उसमें जब करंट को इस तरह चेंज किया जाता है डायरेक्शन, तो उसको उसमें करंट प्रोड्यूस होता है। और मोशनल ईएमएफ जब करंट की एक जगह पर कॉइल को मूवमेंट करते हैं तो दूसरी कॉइल पर क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। और जो इसमें आता है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आता है म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि इस दो कॉइल साथ रखे जाते हैं, एक कॉइल में जब करंट को चेंज किया जाता है तो दूसरा भी करंट प्रोड्यूस करता है और करंट उसमें प्रोड्यूस होता है। तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्शन यहाँ पर आता है, जो ट्रांसफार्मर का मेन प्रिंसिपल होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
द एसआई यूनिट फॉर द वर्क का एसआई यूनिट कौन सा है? एसआई यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी जॉल, ऑप्शन नंबर सी न्यूटन पर मीटर, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। जैसा कि हम जानते हैं कि फोर्स का यूनिट कौन सा है? न्यूटन, और बी जॉल का किसका यूनिट है? वर्क का। तो हमारे पास ऐसा यूनिट ऑफ द वर्क जो होता है वो है जॉल। क्वेश्चन नंबर 17, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू डैश। डॉट प्रोडक्ट जो होता है फोर्स और वेलोसिटी का, तो किसके बराबर होता है? हमारे पास क्या आता है? ऑप्शन नंबर ए पावर, ऑप्शन नंबर बी इम्पल्स, ऑप्शन नंबर सी कपल, ऑप्शन नंबर डी मोमेंटम। तो हमारे पास यहाँ आता है पावर, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि पावर को हम जानते हैं वर्क डिवाइड बाय टाइम, यानी कि जितना वर्क होता है स्पेसिफिक टाइम में तो उसे वर्क कहा जाता है। तो हमारे पास वर्क आल्सो इज इक्वल टू फोर्स डॉट डी डिवाइड बाय टी, और जब हम फोर्स को अलहदा करते हैं और डिस्टेंस डिवाइड बाई टी वेलोसिटी के बराबर करते हैं तो हमारे पास एफ वी आता है। तो यहाँ पर पावर इज इक्वल टू एफ वी, यानी कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू एफ वी। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आता है पावर। हमारे पास अगला क्वेश्चन है 18, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी विल बिकम डैश। जब वेलोसिटी किसी बॉडी की हाफ की जाती है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? नंबर 1/4, ऑप्शन नंबर बी डबल, ऑप्शन नंबर सी 4 टाइम, ऑप्शन नंबर डी हाफ। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आता है? जैसे कि हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, यानी कि वेलोसिटी। जब हम क्या करते हैं, हम वेलोसिटी को हाफ करते हैं तो वेलोसिटी की हाफ होने की वजह से 1/2 आता है, और जब इस पर स्क्वायर लिया जाता है तो 1 की स्क्वायर तो वजह से 1 आती है, और जब 2 की स्क्वायर ली जाती है तो 4 आती है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 और 4। तो इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आता है 1/4, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जैसे कि आप जानते हैं इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से जाहिर पता चल जाता है कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर को जब मैथमेटिकली सॉल्व किया जाता है तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आता है। हमारा अगला एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट डज नॉट चेंज विद द नेचर ऑफ द मीडियम। लाइट के वो प्रॉपर्टी जो मीडियम की तब्दील होने से तब्दील नहीं होती, तो हमारे पास वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? आया फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट होती है, या ऑप्शन नंबर बी वेवलेंथ ऑफ द लाइट होती है, या ऑप्शन नंबर सी स्पीड ऑफ लाइट होती है, या ऑल ऑफ दिस। तो जब हम लाइट को एक मीडियम से पास करते हैं और दूसरे मीडियम में जब हम दोबारा पास करते हैं, यानी कि चेंज करते हैं मीडियम को, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट वही रहती है। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, बाकी सब चेंज होते हैं लेकिन फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट जो होती है मीडियम को चेंज करने की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर है। हमारे पास अगला एमसीक्यू है 20, when sound wave move from one medium to another quantity which remain unchanged। जब साउंड मीडियम एक मीडियम से जब साउंड वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो कौन सी क्वांटिटी या फैक्टर चेंज नहीं होती? ऑप्शन नंबर ए वेवलेंथ, ऑप्शन नंबर बी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन नंबर सी स्पीड, ऑप्शन नंबर डी इंटेंसिटी। तो हमारे पास जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि मीडियम की चेंज होने की वजह से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, तो हमारे पास क्या ऑप्शन आता है? ऑप्शन नंबर बी फ्रीक्वेंसी। 24, द प्रोसेस और द सिस्टम दैट डू नॉट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ द हीट आर कॉल्ड डैश। जैसे कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब सिस्टम को एनर्जी दी जाती है या एनर्जी ली जाती है तो वर्क डन करता है, लेकिन यहाँ पर कौन सा प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज ऑफ हीट नहीं होता, यानी चेंज इन क्यू इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा आता है? आइसोथर्मल। नहीं, आइसोथर्मल में एनर्जी चेंज होता रहते हैं, यानी कि सेम एनर्जी सिस्टम लेता है और रिलीज भी करता है। ऑप्शन नंबर बी इक्विलिब्रियम। नहीं, क्योंकि ये भी इसी तरह आइसोथर्मल का एक प्रोसेस है। ऑप्शन नंबर सी थर्मल प्रोसेस। नहीं, क्योंकि थर्मल प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी दी जाती है। ऑप्शन नंबर डी एडियाबेटिक प्रोसेस। जी हाँ, हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आता है, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस ये एक आइडियल गैस है जिसमें क्या होता है? जिसमें एक्सचेंज ऑफ द हीट 0 होता है। तो हमारे पास एक्सचेंज ऑफ हीट इज इक्वल टू 0। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडियाबेटिक प्रोसेस। आप लोगों को ये ज़रूर याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी।
व्हाट हैपन व्हेन द चार्ज इज प्लेस्ड ऑन अ सॉप बबल, जब सॉप बबल पर चार्ज प्लेस किए जाते हैं तो फिर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए इट कोलेप्स, ऑप्शन बी इट्स रेडियस इंक्रीज, ऑप्शन सी इट्स रेडियस डिक्रीज, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो आपको कौन सा लग रहा है? राइट ऑप्शन कौन सा है बताइए? ऑप्शन बी इट्स रेडियस इंक्रीज, क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज प्लेस की जाती है सॉफ्ट बबल पर तो वो एक दूसरे को क्या करेगा? रिपल करेगा। तो जो सॉफ्ट बबल होता है उसका रेडियस इंक्रीज होगा, यानी कि वो साइज में इंक्रीज होगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। द यूनिट ऑफ द प्लैंक कांस्टेंट इज सेम इज डैश। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लैंक कांस्टेंट कैसे कहा जाता है? जब एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट एंड म्यू यानी वेलोसिटी। तो हमारे पास जब प्लैंक कांस्टेंट को चेंज किया जाता है यानी कि इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई म्यू, तो हमारे पास यूनिट क्या आता है? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये यूनिट किसके बराबर ये हो सकता है? ऑप्शन ए एंगुलर मोमेंटम की, ऑप्शन बी वर्क की, ऑप्शन सी फोर्स की, ऑप्शन डी टार की। तो हमारे पास इनमें से कौन सा ऑप्शन आ सकता है बताइए? ऑप्शन ए एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम की यूनिट भी यही है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए। हमारे पास अगला एमसीक्यूज है क्वेश्चन नंबर 12। द साउंड वेव्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 किलोहर्ट्ज इज कॉल्ड, ऑप्शन ए सुपरसोनिक, ऑप्शन बी ऑडिबल, ऑप्शन सी इंफ्रासोनिक, ऑप्शन डी अल्ट्रासोनिक। वो वेव्स जिसकी साउंड फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज़्यादा होती है तो उसको क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन इज, जी बताइए। हमारे पास जिसकी फ्रीक्वेंसी मोर देन 20 किलो हर्ट्ज होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी अल्ट्रासोनिक। हमारे पास नॉर्मल जो हेयरिंग साउंड यानी कि जो हम सुन सकते हैं वो है किसके दरमियान? बिटवीन 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज इसकी आवाज़ हम सुन सकते हैं। यानी अगर 20 हर्ट्ज से कम हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है? जी उसको क्या कहा जाता है? इंफ्रासोनिक। अगर 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा हो जाती है तो उसको अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। और 20 हर्ट्ज और 20 किलोहर्ट्ज के दरमियान जो होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑडिबल, ये वो हम सुन सकते हैं। और सुपरसोनिक जो होते हैं वो तो बिल्कुल साउंड वेव से भी ऊपर जाते हैं, तो बहुत ही एक्सेप्शनल केस होता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन जो है 20 किलोहर्ट्ज से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है जिस साउंड की वो है अल्ट्रासोनिक। और 20 से जिस कम होती है 20 किलो से नहीं, सिंपल 20 हर्ट्ज से, यहाँ पर 20 किलो हर्ट्ज है। अगर 20 हर्ट्ज से कम हो जाती है तो उसे इंफ्रासोनिक कहा जाता है। तो इंफ्रासोनिक और अल्ट्रासोनिक के दरमियान जो फ्रिक्वेंसी होती है उसे क्या कहा जाता है? ऑडिबल। ऑप्शन बी आता होगा अगर यहाँ पर ऑडिबल की बात की जाती। लेकिन यहाँ पर मोर देन 20 किलो हर्ट्ज की बात की गई है तो हमारे पास राइट ऑप्शन है अल्ट्रासोनिक, ऑप्शन नंबर डी। द एनर्जी स्टोर इन स्प्रिंग ऑफ द वॉच, हमारी घड़ी के स्प्रिंग में स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी इस्तेमाल की जाती है या यूज़ की जाती है? ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऑप्शन सी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन डी सोलर एनर्जी। तो हमारे पास राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी जब स्टोर की जाती है एनर्जी तो दोबारा रिलीज़ की जाती है, यानी कि वो मैकेनिकल एनर्जी में इस्तेमाल होती है। तो फिर वो उसका जो स्प्रिंग है वो हरकत करता है तो मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसलेट किया जाता है या चेंज किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन इज सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पोलराइज, इनमें से कौन से वेव है जो पोलराइज नहीं किए जाते? ऑप्शन ए रेडियो वेव, ऑप्शन बी अल्ट्रावायलेट रेज, ऑप्शन सी एक्स रेज, ऑप्शन डी अल्ट्रासोनिक वेव। तो हमारे पास राइट क्वेश्चन है, हमारे पास राइट आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी अल्ट्रासोनिक वेव, क्योंकि ये तो साउंड वेव है और ऊपर जो रेडियो वेव्स है अल्ट्रावायलेट और एक्सरे ये पोलराइज करते हैं किसी भी एटम को, यानी कि जब किसी एटम पर पड़ जाते हैं। लेकिन अल्ट्रासोनिक वेव जो होती है इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है तो इसलिए नहीं कर सकते पोलराइजेशन। हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। अगला क्वेश्चन है 21। व्हेन अ रे ऑफ लाइट एंटर अ ग्लास स्लाइड फ्रॉम एयर, अगर
किसी रे को लाइट रे को पास किया जाता है ग्लास के मीडियम में, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए इट्स वेवलेंथ डिक्रीज, ऑप्शन बी इट्स वेवलेंथ इंक्रीज, ऑप्शन सी इट्स फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, ऑप्शन डी इट्स फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। तो हमारे पास राइट आंसर है, जी बताइए। राइट ऑप्शन इज इट्स वेवलेंथ डिक्रीज, क्योंकि हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी तो वैसे भी चेंज नहीं की जाती, हमने पिछले एमसीक्यूज में पढ़ा है। तो हमारे पास क्या होगा? वेवलेंथ डिक्रीज होगा। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन डैश। जैसा कि हम जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, यानी कि मास और रेडियस स्क्वायर। तो मास पर भी डिपेंड करते हैं। ऑप्शन ए मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसमें ये तो नहीं आता। ऑप्शन बी मास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, क्या ये आता है? बताइए। जी हाँ, मास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। और इसके अलावा एंगुलर वेलोसिटी पर भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि इनर्शिया इज आल्सो इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। तो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी पर भी डिपेंड करते हैं और एक्सिस ऑफ द रोटेशन पे भी डिपेंड करता है। तो हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड नहीं करता, किस पर नहीं करता? ऑप्शन नंबर बी मास ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो हमारे पास दो फॉर्मूले आ गए, आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आई इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इन स्ट्रीम लाइन फ्लो द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इज कांटेक्ट विद कंटेंट वेसल इज डैश। यानी कि स्ट्रीम लाइन फ्लो में वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड जो होती है वो वेसल में जाते हैं, तो कितनी स्पीड में जाते हैं वेलोसिटी के साथ? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी मिनिमम बट नॉट 0, ऑप्शन सी लार्ज, ऑप्शन डी इन्फिनिट। तो ये फिजिक्स एमसीक्यूज है। तो बताइए। ऑप्शन नंबर बी मिनिमम बट नॉट 0, मिनिमम होती है लेकिन 0 नहीं होते, ऑप्शन बी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकंड पेंडुलम इज डैश। सेकंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? बताइए। सेकंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है? जैसे कि हम जानते हैं कि सेकंड पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी के जो टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड होता है, इसलिए सेकंड पेंडुलम से कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पेंडुलम की टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकंड। लेकिन हम जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई टी, यानी कि टाइम पीरियड, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो जब हम फ्रीक्वेंसी को इज इक्वल करते हैं 1 डिवाइड बाई टी, यहाँ पर t इज इक्वल टू 2 है, तो जब 1 डिवाइड बाई 2 लेंगे तो हमारे पास क्या आता है? 1 डिवाइड बाई 2 या इज इक्वल टू 0.5। तो हमारे पास राइट ऑप्शन जो आता है, ऑप्शन ए 1 हर्ट्ज, ऑप्शन बी 2 हर्ट्ज, ऑप्शन 5 हर्ट्ज, ऑप्शन नॉन ऑफ दिस। तो हमारे पास नॉन ऑफ दिस, क्योंकि 0.5 हर्ट्ज आता है, जैसे कि यहाँ पर सिंप्लीफाई किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, इन स्टेशनरी वेव्स क्या होता है? स्टेशनरी वेव में पहले स्टेशनरी वेव को जानते हैं। स्टेशनरी वेव में क्या होता है कि सेम एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन उनका जो डायरेक्शन होता है ऑपोजिट होता है। तो हमारे पास वो वेव जिनका सेम एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी होता है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, तो और इसके अलावा उनकी और भी खसूसियात तो होती है। कौन सी खसूसियात? ऑप्शन ए देयर इज़ नॉट ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी, ऑप्शन बी एनर्जी इज कांस्टेंट एट ऑल पॉइंट, ऑप्शन सी पेज इज सेम फॉर द ऑल पॉइंट, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो बताइए और क्या प्रॉपर्टी है? बताइए। देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी, जी हाँ, उनका जो डायरेक्शन होता है ऑपोजिट होता है। एक वेव राइट डायरेक्शन में जाता है, दूसरा वेव लेफ्ट में, लेकिन सेम एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी के साथ। तो हमारे पास देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी अकर इन दिस स्टेशनरी वेव। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इन आइंस्टाइन यूनिवर्स व्हाट इज द 4 डायमेंशन। आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी उनमें 4 डायमेंशन डिस्कस किए गए थे। तो हमारा 4th डायमेंशन जो है, जो बार बार ईटे में आ चुका है, हमारे पास कौन सा है? और कैम्यू नर्सिंग कैट में भी आ सकता है। तो बताइए। ऑप्शन सी टाइम, जी हाँ, हमारे पास टाइम इज ए 4 डायमेंशन। एक्सरे यूज इज अ डायग्नोस्टिक टूल इन द मेडिसिन बिकॉज ऑफ। एक्सरे को हम इस्तेमाल करते हैं मेडिकल में एज अ डायग्नोस्टिक टूल, क्यों? ऑप्शन ए क्योंकि ये पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ की होती है, ऑप्शन बी कॉस्ट ऑफ द एक्सरे यूनिट इज़ लो, यानी कि इसका जो कॉस्ट है वो कम होता है, ऑप्शन सी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, ऑप्शन डी इट इज़ नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बताइए क्यों इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन सी हाई पेनिट्रेटिंग पावर, एक्सरे की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो बहुत ही हाई है, इसलिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये
बोन में पास नहीं हो सकते, तो इसलिए हम जो हमारे बॉडी के और ऑर्गन है उसमें पास हो सकते हैं, लेकिन बोन में पास नहीं होते। तो बोन के फ्रैक्चर हम मालूम करते या कोई भी ट्यूमर होते हैं, इसके ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं। तो हमारे पास हाई पेनिट्रेटिंग पावर आता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन 25, बेक्यूरल इज द यूनिट ऑफ, बेक्यूरल जो होता है किसका यूनिट होता है? ऑप्शन ए डिके कांस्टेंट, ऑप्शन बी हाफ लाइफ, ऑप्शन सी मीन लाइफ, ऑप्शन डी एक्टिविटी यानी कि रेडियो एक्टिविटी। बताइए। राइट ऑप्शन इज डी रेडियो एक्टिविटी। बेक्यूरल जो होता है इज द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है अ न्यूरॉन विद काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0.004 इलेक्ट्रोवोल्ट इज कॉल्ड, यानी कि काइनेटिक जो न्यूट्रॉन होता है विद काइनेटिक एनर्जी अगर बराबर है 0.004 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कौन से न्यूट्रॉन होगा वो? ऑप्शन ए स्लो न्यूट्रॉन होगा, ऑप्शन बी थर्मल न्यूट्रॉन हो सकता है, ऑप्शन सी फास्ट न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी बोथ एंड बी। अगर किसी न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0.004 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, तो वो कौन से न्यूट्रॉन होगा? बताइए। ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, स्लो न्यूट्रॉन भी होता है और थर्मल न्यूट्रॉन भी होता है। ये दो खसूसियात हैं। अगर किसी भी न्यूट्रॉन की एनर्जी 0.004 इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर हो। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज सराउंडेड बाय, अगर कोई चार्ज हरकत करता है किसी वायर में, तो वो कितने फील्ड उसके इर्द गिर्द होंगे? ऑप्शन ए 1 फील्ड, ऑप्शन बी 3 फील्ड, ऑप्शन सी 2 फील्ड, ऑप्शन डी 4 फील्ड। बताइए। ऑप्शन सी 2 फील्ड्स उनके इर्द गिर्द होगा। नंबर 1, पहले तो इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वजह से वो हरकत करता है वायर में, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट हो गया इलेक्ट्रिकल। और दूसरा जो फील्ड होता है जब कोई भी चार्ज हरकत करता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिकल फील्ड भी प्रोड्यूस होता है, तो 2 फील्ड हो गए, एक इलेक्ट्रिकली और दूसरा मैग्नेटिकल फील्ड। तो हमारे पास राइट ऑप्शन आता है सी 2 फील्ड। अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय चार्ज, यानी कि न्यूटन डिवाइड बाय कॉलम जो चार्ज का यूनिट है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए न्यूटन डिवाइड बाय कॉलम चार्ज, ऑप्शन बी वोल्ट डिवाइड बाय मीटर, ऑप्शन सी जूल डिवाइड बाय कॉलम डॉट मीटर, ऑप्शन डी अलग। तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा आता है? वैसे तो यूनिट जो होता है इज इक्वल टू न्यूटन डिवाइड बाई सी, यहाँ पर राइट ऑप्शन ए आता है। लेकिन हम ये जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ऐसे हमारे पास वोल्ट पर मीटर भी आता है और हमारे पास जूल पर किलोमीटर भी, और ऑल ऑफ दी अबव। इसका मतलब है कि हमारे पास सिर्फ ऑप्शन ए नहीं आता बल्कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी भी आता है। तो ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैव द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। बताइए, ये आपने पढ़ा है कल। बताइए। ऑप्शन सी माइक्रोवेव हैव द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ द एक्सरे डिपेंड अपॉन, जो एक्सरे का जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ऑप्शन ए फिलामेंट करंट, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग वोल्टेज, ऑप्शन सी द नेचर ऑफ द फिलामेंट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आता है? ऑप्शन बी ऑपरेटिंग वोल्टेज। जैसे कि आप लोग जानते हैं पेनिट्रेटिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी, यानी कि जिसकी एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी पेनिट्रेटिंग पावर भी उतनी ही ज़्यादा होगी। और एनर्जी हमारे पास इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वी, यानी कि वोल्टेज। तो जितना वोल्टेज ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी ज़्यादा होगी, और जितनी एनर्जी ज़्यादा होगी उतनी पेनिट्रेटिंग पावर ज़्यादा होगी। तो एक्सरे की जो पेनिट्रेटिंग पावर है या एनर्जी है डिपेंड करती है वोल्टेज पर। तो हमारे पास ऑप्शन बी आता है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है द रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड। जो रेसिप्रोकल है बल्क मॉडुलस का, उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्लास्टिसिटी, ऑप्शन बी कंडक्टिविटी, ऑप्शन सी कंप्रेसिबिलिटी, ऑप्शन डी डक्टिलिटी। तो पहले तो हम बल्क मॉडुलस को जानते हैं कि बल्क मॉडुलस क्या है। जो बल्क मॉडुलस है वो कांस्टेंट है, और इसका मतलब है
कि वो सब्सटेंस जितना रेजिस्ट करते हैं कंप्रेशन को, यानी एक सब्सटेंस पर आप जब कंप्रेशन फोर्स लगाते हैं जितना वो रेजिस्टेंस मुखालफत करती है उस कंप्रेशन की, तो उसको हम बल्क मॉडुलस कहते हैं। और इसके ऑपोजिट यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑपोजिट के बारे में पूछ रहे हैं, तो हमारे पास बल्क मॉडुलस की ऑपोजिट कौन सी है, हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है, ऑप्शन सी कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि जितना एक चीज़ को आप कंप्रेस करते हो उस कंप्रेस हो जाता है तो वो कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो रेसिप्रोकल ऑफ द बल्क मॉडुलस इज कॉल्ड कंप्रेसिबिलिटी। हमारे पास राइट ऑप्शन है सी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू ड्यू टू, जो स्काई का जो कलर है वो ब्लू होता है, क्यों ब्लू होता है? ऑप्शन ए इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट, ऑप्शन बी डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट, ऑप्शन सी पोलराइजेशन ऑफ द लाइट, ऑप्शन डी स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। तो बताइए स्काई का कलर क्यों ब्लू होता है? हमारे पास राइट ऑप्शन इज, बताइए हमारे पास राइट ऑप्शन इज स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होते हैं और जो लाइट होती है वो सन से यहाँ तक पहुँचने में हवा में एयर पार्टिकल होते हैं, उसकी वजह से स्कैटर होते हैं। तो उसकी वजह से हमारी जो स्काई है वो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट की वजह से ब्लू नज़र आता है। और इस प्रोसेस को रेलाई स्कैटरिंग भी कहते हैं, RALEIGH, रेलाई स्कैटरिंग भी कहते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ग्लास इज एग्जाम्पल ऑफ एन अमॉर्फस विच कैन बी कैरेक्टराइज एज। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ग्लास एक एमॉर्फस सब्सटेंस है। एमॉर्फस कौन सा सब्सटेंस होता है? जिसके स्ट्रक्चर जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होती, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होती। तो हमारे पास कौन सी कैटेगरी में आता है ग्लास? ऑप्शन ए malleable solid, ऑप्शन बी molecular solid, ऑप्शन सी crystalline like in crystal structure, ऑप्शन डी very viscous fluid। तो हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड तो हो, सॉरी एमॉर्फस सब्सटेंस तो होता है ग्लास, लेकिन एमॉर्फस में कौन सा होता है? ऑप्शन डी वेरी विस्कस फ्लूइड। ये एटम में एमडीकेट में कई बार आ चुका है और केमी नर्सिंग कैट की भी इसके बहुत चांसेस है। तो हमारे पास वेरी विस्कस फ्लूइड है। और ग्लास को हम दूसरा नाम भी देते हैं सुपर कूल लिक्विड। ये भी इम्पोर्टेंट है कि ग्लास को हम ग्लास इज आल्सो कॉल्ड सुपर कूल लिक्विड। तो हमारे पास राइट ऑप्शन यहाँ पर डी आता है। क्वेश्चन नंबर 6, सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल डिपेंड अपॉन व्हाट। सेल्फ इंडक्शन जो होता है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? ऑप्शन ए एरिया ऑफ द कॉइल, ऑप्शन बी नंबर ऑफ द टर्न्स, ऑप्शन सी लेंथ ऑफ द कॉइल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि सेल्फ इंडक्शन की जो कॉइल की सेल्फ इंडक्शन है उसके इस पर डिपेंड करती है कॉइल की। सेल्फ इंडक्शन ऑफ द कॉइल डिपेंड अपॉन कॉइल की जो सेल्फ इंडक्शन होती है, करंट प्रोड्यूस होती है, वो कॉइल के एरिया ऑफ द कॉइल पर भी डिपेंड करता है। एरिया ऑफ द नंबर ऑफ द टर्न, कितने बार वो टर्न हुआ है, लेंथ ऑफ द कॉइल कितना वो लेंथ उसकी कितनी है। तो हमारे पास ऑल ऑफ दिस। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये भी आ सकता है कि सेल्फ इंडक्शन की ऐसा यूनिट कौन सी है? हेनरी, एच कैपिटल एच से रिप्रेजेंट होता है। हेनरी इज ऐसा यूनिट ऑफ द सेल्फ इंडक्शन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। हमारे पास वो कौन सी एनर्जी है रिक्वायर होती है जो कि मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, यानी कि रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन के लिए इस्तेमाल होती है। तो कौन सी एनर्जी है? ऑप्शन ए वर्क फंक्शन, ऑप्शन बी थ्रेशोल्ड एनर्जी, ऑप्शन सी रेस्ट मास एनर्जी, ऑप्शन डी टोटल एनर्जी। तो हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है किसी भी मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के लिए जो इस्तेमाल करते हैं? हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए, क्योंकि वर्क फंक्शन वो एनर्जी होती है जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। लेकिन अगर इसमें मेटल सरफेस का इस्तेमाल ना हुआ हो तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है? हमारे पास यहाँ पर नहीं है, लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी आता है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी और वर्क फंक्शन में ये डिफरेंस है कि वर्क फंक्शन मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है और आयनाइजेशन एनर्जी किसी भी एटम के शेल से यानी गैसियस फॉर्म में इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए हम
इजेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर मीटर की सर्विस में क्वेश्चन ऑप्शन आता है, बताइए ऑप्शन ए वर्क फंक्शन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है द फिजिकल क्वांटिटी विच प्रोड्यूस द एंगुलर एक्सेलरेशन इन द बॉडी। वो फिजिकल क्वांटिटी जो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है इन द बॉडी, तो बताइए कौन सा ऑप्शन आता है, यानी कि एंगुलर सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन ए फोर्स जब हम लगाते हैं तो प्रोड्यूस करता है, ऑप्शन बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब लगाते हैं, ऑप्शन सी इम्पल्सेस, ऑप्शन डी टॉर्क। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आता है, ऑप्शन डी टॉर्क। टॉर्क जो है वो फोर्स होती है, जो फिजिकल वो क्वांटिटी है, वो फोर्स है जो किसी भी बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है सर्कुलर मोशन में। और टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, यानी कि आर क्रॉस एफ इज आल्सो कॉल्ड टॉर्क। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मूव विद स्पीड ऑफ लाइट। हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट के यानी कि जो लाइट की जो स्पीड है उसके कोई और पार्टिकल भी मोशन कर सकता है स्पीड ऑफ लाइट के साथ, उतनी स्पीड के साथ। तो कौन सा ऑप्शन आता है, इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट के साथ मोशन करता है, या पॉजिट्रॉन, या ऑप्शन सी प्रोटॉन, या ऑप्शन डी प्रोटॉन। तो बताइए हमारे पास राइट ऑप्शन इज डी प्रोटॉन, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है प्रोटॉन से बने होते हैं, और प्रोटॉन यहाँ पर हमारे पास राइट ऑप्शन है जो कि स्पीड ऑफ लाइट के साथ मोमेंट हरकत कर सकता है। इतनी जितनी स्पीड लाइट की होती है ज़मीन को पहुँचने के लिए सन से, तो इतने एक प्रोटॉन की भी होती है, क्योंकि प्रोटॉन एक एनर्जी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। हमारे पास अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। ये जो सारे पेजेस के एमसीक्यूज़ में पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, क्योंकि इससे बहुत एमसीक्यूज़ रिपीट हो चुके हैं ऑलरेडी केएमयू कैट में और एमडी कैट में भी कई बार आ चुके हैं। तो ये एफएससी के टॉपिक्स लिए गए हैं। तो हमारे पास यहाँ पर यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं, ऑप्शन ए XOR गेट एंड NAD गेट, ऑप्शन बी NAND गेट एंड NOR गेट, ऑप्शन सी XNOR गेट एंड NOD गेट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यूनिवर्सल गेट्स कौन से गेट होते हैं, यूनिवर्सल गेट वो गेट होते हैं जिससे दूसरे गेट डिराइव हुए हो, यानी कि जो इनमें से जो भी दूसरे गेट आते हो तो वो सारे यूनिवर्सल गेट से ही बने होते हैं। तो यूनिवर्सल गेट स्पेशली कौन से होते हैं बताइए, राइट ऑप्शन इज हमारे पास राइट ऑप्शन इज बी NAND एंड NOR गेट। तो ये आपको रटा होना चाहिए, NAND गेट एंड NOR गेट। तो ये ऐसे गेट है, यूनिवर्सल गेट है जिससे ये सारे ऑप्शन ए सी जो गेट होते हैं ये भी डिराइव होते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज बी NAND गेट एंड NOR गेट। हमारे पास अगला क्वेश्चन है द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन बोरॉन एंड हाइड्रोजन। कौन सा बॉन्ड बनता है बोरॉन एंड हाइड्रोजन के दरमियान, ऑप्शन ए क्या आयोनिक होता है, ऑप्शन बी कोवेलेंट होता है, ऑप्शन सी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ऑप्शन डी फोटो रेस्पिरेशन। तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड होता है बताइए, हमारे पास थर्ड ऑप्शन इज कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि बोरॉन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो 4 हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं हाइड्रोजन के साथ। तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन इज बी, हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर करता है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का एमसीक्यूज है। द साइंटिस्ट हु वाज द अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर द एक्सप्लेनिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो साइंटिस्ट जो जिसे नोबेल प्राइज से नवाजा गया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना एक्सप्लेनेशन के लिए, तो कौन सा साइंटिस्ट था, ऑप्शन ए मैक्स प्लांक्स, नहीं इन्होंने प्लांक से क्वेश्चन बनाया था, ऑप्शन बी कॉम्पटन इफेक्ट, नहीं कॉम्पटन नहीं, क्योंकि इन्होंने कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था, ऑप्शन सी लोस, नहीं, ऑप्शन डी आइंस्टाइन। जी हाँ, यंग एल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1905 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का प्रोसेस इन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो आपको तो ये पता ज़रूर होना चाहिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन इन 1905। हमारे पास अगला क्वेश्चन है जो कि साउंड के इक्वेशन से लिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 14, एज द प्रेशर ऑफ द मीडियम इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द साउंड इन मीडियम। अगर किसी मीडियम के प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है तो साउंड उस मीडियम की क्या होगी? ऑप्शन ए इंक्रीज होगी, ऑप्शन बी डिक्रीज होगी, ऑप्शन सी सेम होगी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस होगी। तो बताइए, जब प्रेशर इंक्रीज किया जाता है मीडियम का तो साउंड उसमें इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा, सेम ही होगा, क्योंकि जब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है तो प्रेशर के कोई इफेक्ट नहीं होती साउंड मीडियम के साउंड पर या साउंड पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, द सब्सटेंसेस विच अंडरगोज डिफॉर्मेशन विद स्मॉल पोर्स। वो सब्सटेंस जब छोटा सा पोर्स स्मॉल क्वांटिटी में फोर्स भी लगाए तब वो उसमें डिफॉर्मेशन चेंजेस आता है। तो ऑप्शन कौन सा आता है? ऑप्शन ए इलास्टिक सब्सटेंस, ऑप्शन बी इन इलास्टिक सब्सटेंस, ऑप्शन सी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ऑप्शन डी डक्टाइल सब्सटेंस। तो राइट ऑप्शन इज डी डक्टाइल सब्सटेंस, क्योंकि इनमें क्या होती है? डक्टिलिटी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है फिजिक्स का। जब आप इसमें स्मॉल पोर्स लगाते हैं तो उसमें डिफॉर्मिटीज आती है, चेंजेस आती है उनके स्ट्रक्चर में। तो डक्टाइल सब्सटेंस इज द राइट ऑप्शन। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, द हीटिंग एंड द कुकिंग ऑफ द फूड। फूड को हीटिंग करना या फूड को बनाना, कुकिंग करना इवनली बाय माइक्रोवेव ओवन इज एन एग्जांपल ऑफ। यानी कि माइक्रोवेव ओवन जो होता है एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं? कुकिंग करते हैं, तो माइक्रोवेव के ज़रिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आता है? ऑप्शन ए रेजोनेंस फिनोमेना की वजह से, ऑप्शन बी स्पेसिफिक हीट की वजह से, ऑप्शन डी डैम ऑसिलेशन की वजह से, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। तो माइक्रोवेव ओवन जो है वो डिवाइस है जिसमें माइक्रोवेव के ज़रिए रेजोनेंस फिनोमेना होता है। तो रेजोनेंस फिनोमेना की वजह से कुकिंग होती है, हम किसी भी चीज़ को गर्म या कुक कर सकते हैं। तो हमारे पास राइट ऑप्शन इज ए। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन है 31, अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम मस्ट हैव। वो बॉडी जो इक्विलिब्रियम में होती है वो उसमें क्या नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी वेलोसिटी, ऑप्शन सी मिनिमम, ऑप्शन मोमेंटम, ऑप्शन डी एक्सीलरेशन। अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो उसमें एक्सीलरेशन 0 होगा, ए इज इक्वल टू 0। ये अपने साथ लिख ले।